कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी किताब वो नहीं जो लिखी गई, बल्कि वो है जिसे जला दिया गया, दफन कर दिया गया या फिर भुला दिया गया। तो आज हम उसी किताब को खोलने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ये बात 100 साल से भी पहले कही गई थी और ये एक तरह की भयानक भविष्यवाणी बन गई। ये हमें उस गहराई का एहसास दिलाती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जरा उस रात के बारे में सोचिए। 10 मई 1933 जर्मनी की यूनिवर्सिटीज के छात्र मशाले लेकर सड़कों पर निकले। उन्होंने लाइब्रेरी से फ्रॉइड, मार्क्स और आइंस्टीन जैसे विचारकों की किताबें निकाली और उन्हें आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ कागज को जलाना नहीं था, ये विचारों को जलाने की एक कोशिश थी। तो चलिए इस जली हुई किताब का पहला पन्ना पलटते हैं। ये अध्याय उन दिमागों के बारे में है, उन बुद्धिजीवियों के बारे में जिन्हें अपना ही देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल शायद दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाजियों ने उनकी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को यहूदी फिजिक्स कहकर नकार दिया। उनकी किताबें जला दी गईं और आखिरकार उन्हें अपना वतन ही छोड़ना पड़ा। और आइंस्टीन का ये कहना सिर्फ एक वैज्ञानिक की राय नहीं थी, ये उस इंसान के शब्द थे जिसने राष्ट्रवाद के जहर को बहुत करीब से देखा था, खुद महसूस किया था। ये उनकी अपनी गवाही थी। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा मजाक छिपा है। जिस विचारधारा ने अपने सबसे तेज दिमागों को देश से बाहर निकाल दिया, उन्हीं दिमागों ने आगे चलकर वो एटम बम बनाया जिसने दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा तय कर दिया। मतलब नाजियों ने अनजाने में अपने दुश्मनों के हाथ में ही सबसे बड़ा हथियार थमा दिया। तो असल में हुआ क्या? जर्मनी का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बुरी तरह फेल हो गया और वजह बहुत सीधी सी थी। वो सारे वैज्ञानिक जो इसे कामयाब बना सकते थे, उन्हें तो यहूदी विज्ञान का ठप्पा लगाकर देश से पहले ही निकाला जा चुका था। नफरत ने असल में उनकी अपनी ही ताकत उनसे छीन ली थी। अब हम एक ऐसे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। ये राष्ट्रवाद के उन निशानों की कहानी है जो परिवारों पर छोड़े गए। ये कहानी है लेबेन्सबॉर्न प्रोग्राम की। जीवन का झरना सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका मकसद उतना ही भयानक था। ये नस्लीय शुद्धता का एक क्रूर प्रयोग था, जहां बच्चों को किसी सामान की तरह देखा गया जिन्हें या तो पैदा किया जा सकता है या फिर किसी और देश से चुराया जा सकता है। ये आंकड़ा देखिए, 2 लाख, और ये सिर्फ पोलैंड की बात हो रही है। 2 लाख बच्चे जिन्हें उनके परिवारों से छीन लिया गया, उन्हें नए जर्मन नाम दिए गए, एक नई भाषा सिखाई गई और एक नई पहचान दी गई। ये नंबर तो बस नंबर हैं, लेकिन इंग्रिड की कहानी इस दर्द को एक चेहरा देती है। उन्हें बताया गया कि वो एक जर्मन अनाथ हैं। 40 साल बाद उन्हें सच्चाई पता चली। उन्होंने अपनी असली माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जो हमेशा अधूरी रह गई। और शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि ये बच्चे कहीं के नहीं रहे। जर्मनी ने उन्हें बाहरी कहा और उनके अपने देश ने उन्हें नाजियों की औलाद कहकर ठुकरा दिया। वो राष्ट्रवाद के अनाथ बन गए, हर तरफ से बिल्कुल अकेले। तो अब बात करते हैं उस अध्याय की जहां कलाकारों ने दमन का जवाब कलम या बंदूक से नहीं, बल्कि अपने ब्रश और रंगों से दिया, जहां कला एक हथियार बन गई। चलिए चलते हैं 1937 के पेरिस वर्ल्ड फेयर में। एक तरफ था नाजी जर्मनी का एक बहुत बड़ा आलीशान पवेलियन जो अपनी ताकत दिखा रहा था, और दूसरी तरफ स्पेन का एक छोटा सा मामूली सा पवेलियन जिसके अंदर सिर्फ एक पेंटिंग लगी थी। और उस एक पेंटिंग का नाम था गुएर्निका। पिकासो ने इसे तब बनाया था जब नाजियों ने स्पेन के एक आम शहर पर बम बरसाए थे। इस पेंटिंग में कोई नारा नहीं है, कोई भाषण नहीं है, सिर्फ दर्द है। एक चीखते हुए घोड़े का, एक मृत बच्चे को गोद में लिए हुए माँ का। ये पेंटिंग युद्ध के खिलाफ कला का सबसे ताकतवर बयान बन गई। जॉर्ज ऑरवेल ने राष्ट्रवाद की इस फितरत को बहुत पहले ही समझ लिया था। ये एक ऐसी भूख की तरह है जो कभी मिटती नहीं। इसे जितनी जमीन, जितना कंट्रोल मिलता है, इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। ये हमेशा नए दुश्मन ढूंढती है। और अब हम आते हैं आखिरी अध्याय पर, वो अध्याय जो आज भी लिखा जा रहा है। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद के घाव कितने गहरे होते हैं और वक्त के साथ भी पूरी तरह नहीं भरते। उत्तरी आयरलैंड को देखिए, एक ही शहर बेलफास्ट, लेकिन वहां आज भी शांति की दीवारें हैं जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मोहल्लों को एक दूसरे से अलग करती हैं।
दशकों तक चले संघर्ष के बाद समझौता तो हो गया, लेकिन ये दीवारें हर रोज याद दिलाती हैं कि जख्म अभी भी ताजा हैं। हम सब ने होलोकॉस्ट के बारे में सुना है, लेकिन क्या हमने पुराज़मोस के बारे में सुना है? शायद नहीं। ये रोमा लोगों के नरसंहार का नाम है, जिसमें लाखों लोगों को मार दिया गया था। ये इतिहास की किताब का एक और जला हुआ पन्ना है, एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया ने दशकों तक माना ही नहीं। और ये सारी बातें हमें सीधे आज के यूरोप में ले आती हैं, जहां बूढ़ी होती आबादी का डर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां जाने का गुस्सा है और रूस चीन जैसे देशों का दबाव है। ये सारे नए संकट उन्हीं पुराने राष्ट्रवादी विचारों को फिर से जिंदा कर रहे हैं, जिन्हें हमने सोचा था कि इतिहास में दफन कर दिया गया है। तो इस नफरत का इलाज क्या है? शायद जवाब बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों में नहीं, बल्कि बहुत ही छोटी इंसानी मुलाकातों में है। जब हम किसी को दुश्मन या दूसरे के तौर पर देखना बंद कर देते हैं और उसे सिर्फ एक इंसान की तरह देखते हैं, तो राष्ट्रवाद की बनाई दीवारें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। तो ये विश्लेषण इस आखिरी सवाल पर आकर रुकता है। जब हम और वो के बीच एक लकीर खींचते हैं, तो असल में हम किसे कैद कर रहे होते हैं, उन्हें या खुद को? शायद राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी जेल वही है जो हम अपने ही चारों ओर बना लेते हैं।